जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2019-2020 में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो बौद्ध काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इस समय यह बिहार में है और तक्षशिला विश्वविद्यालय इस समय पाकिस्तान में है, जो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है कि बालकों में केवल शिक्षा न प्रदान की जाए, मतलब बालकों को केवल किताबी ज्ञान न दिया जाए, उन्हें नैतिकता, व्यवहारिकता, सद्भावना आदि को पढ़ाना चाहिए, जो उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे। यह मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे चार्ल्स वुड ने लिखा था 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उपनयन संस्कार प्राचीन भारत की एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार कहते हैं, जिसके माध्यम से बालक को गुरुकुल में भेजा जाता है। बालक ब्रह्मचर्य के साथ रहकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करता है। यही क्या है, उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार के अलावा प्रव्रज्या संस्कार किस धर्म में किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में घोषित किया। इस नीति में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं, और इसके बाद उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जहां पर खतरा है वहां पर काम नहीं करा सकते हैं, और जहां पर जैसे चोट लगने का भय न हो, वहां पर खतरा न हो, वहां पर आप 14 के बाद 18 के बीच में रख सकते हैं। लेकिन अगर खतरा है, उन्हें चोट लगने का भय है, तो वहां पर आप नहीं रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। तो प्लेटो की प्रमुख रचना है द रिपब्लिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय बना, इसमें ग्रामीण और वंचित वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एक उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कि लड़कियों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक को कौन सी संस्था तय करती है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक को एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यह मानक तय करती है। यह संस्था शिक्षक की गुणवत्ता को तय करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा जो है वह शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। शिक्षा वह है जो हमारे आंतरिक शक्तियों तथा गुणों का विकास करे। शिक्षा वह है जो हमारे आंतरिक शक्तियों तथा गुणों का विकास करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के दो उद्देश्य क्या क्या हैं। व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना, जागरूक नागरिक तैयार करना, यह शिक्षा का उद्देश्य होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट बालक वह छात्र होते हैं जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ देता है और विद्यालय से बाहर हो जाता है, उसे ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, जिसे अपव्यय अपव्यय और एक होता है अवरोधन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपव्यय का मतलब है कि बालक एडमिशन कराया, बाद में वह किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ देता है, विद्यालय में पढ़ने नहीं आता है, तो क्या है? अपव्यय है। अवरोधन क्या है? जब बालक ने एडमिशन लिया विद्यालय में, लेकिन उसी कक्षा में बार बार फेल होने की वजह से रोक दिया जाता है और फिर वह बच्चा स्कूल आना बंद कर देता है, तो ये क्या कहलाता है? अवरोधन। इस पर हाटोंगा समिति ने अपना सुझाव दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन के नाम। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जलवायु भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चों में जागरूकता बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। चार नैतिक मूल्य क्या हैं? ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन, सत्यनिष्ठा। अगला प्रश्न। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लॉर्ड मैकाले का कहना था, जो शिक्षा है उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए, फिर छन कर वह शिक्षा निम्न वर्गों तक पहुंचनी चाहिए। यही निस्पंदन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न। बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। सन 1937 में वर्धा सम्मेलन के तहत बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई, जिसके तहत महात्मा गांधी चाहते थे कि बालकों को केवल विद्यालय में किताबी शिक्षा न दी जाए, उसके साथ ही किताबी शिक्षा के साथ साथ उन्हें हस्तकौशल भी सिखाया जाए, जिससे जब वह विद्यालय से बाहर निकलें तो एक रोजगार कर सकें, अपने जीवनोपार्जन को कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो एनसीटीई से संबंधित कोई भी कार्य जो होता है उत्तर प्रदेश का, वह नई दिल्ली से होता है। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, जो स्कूल की देखरेख और विकास के कार्यों का संचालन करता है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं धर्म, नैतिकता, ध्यान, तर्क बुद्धि का विकास करना। यह बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाना, जिससे पुस्तक शिक्षा के साथ साथ हस्तकला और व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल होता है। मैंने बताया ना, बुनियादी शिक्षा में यही बताया जाता है कि बालक को किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे जीवनोपार्जन के लिए हस्तकौशल भी सिखाएं, जिससे आगे आने वाले दिनों में जब वह विद्यालय से निकले तो उससे अपना रोजगार कर सके और उससे अपनी जीविका चला सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार के साधन हैं? तो छात्र छात्राओं में मूल्य विकास के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट जो प्रमुख है इस समय का, और शैक्षिक फिल्में मूल्य विकास में महत्वपूर्ण जनसंचार साधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? जब सूर्य से आने वाली प्रकाशीय ऊर्जा उष्मा के साथ पृथ्वी पर आती है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पूरी उष्मा पुनः पृथ्वी से वापस नहीं जाती है, जिसकी वजह से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है,
यही भूमंडलीय ताप वृद्धि है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो CO2, NO2 और जलवाष्प और मीथेन गैस। यह गैसों की जब वृद्धि होती है तो ये गैसें एक घना आवरण बना लेती हैं, जिससे सूर्य से आने वाली ऊष्मा पुनः वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। ईमानदारी, करुणा, परोपकार, समानता। अगला प्रश्न, जल संचय का मूल सिद्धांत क्या है? जल संचय का मूल सिद्धांत है जल का संरक्षण करना, बेवजह पानी का नुकसान न करें, और उसके अलावा जो वर्षा का जल तालाबों में संचित है पुनः वह भूजल में सम्मिलित होगा, जिससे भूजल का स्तर बढ़ेगा, जिससे आगे आने वाले दिनों में जल के संकट से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए। जल में अपशिष्ट पदार्थ न डालें। जल प्रदूषण क्या है? जल में जब अपशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता, वही क्या है? जल प्रदूषण है। तो औद्योगिकी कचरे का उचित निस्तारण करें। जो कल कारखानों द्वारा, जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो कचरे निकलते हैं उनका निस्तारण किया जाए, अलग से नदियों में न बहाया जाए। जल स्रोत में कचरा और रसायन न मिलाए जाएं। जल शुद्धिकरण के लिए संयंत्रों का निर्माण किया जाए, जैसे इस वक्त दिल्ली में नए नए संयंत्रों को लगाया गया है जो यमुना को साफ कर रहे हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण बहुत ही जरूरी है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, सब में वृक्षों का रोपण करना जरूरी है। जो वृक्षों का है बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का अर्थ विद्या, ज्ञान, बोध, विनय से होता है। अगला प्रश्न, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। बालिका शिक्षा का आशय है कि लड़कियों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर, सशक्त और सामाजिक रूप से जागरूक बनाना। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक शिक्षा वो है जिसमें समय निश्चित न हो, स्थान निश्चित न हो, व्यक्ति निश्चित न हो, जैसे सामाजिक ज्ञान, दूरस्थ शिक्षा, ये सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा को सरल और लचीला बनाया जाए और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा बनाई गई? अनौपचारिक शिक्षा बनाई गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। जो दूरस्थ शिक्षा है वही क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। और जो विद्यालयी शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा है। तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना जो समय, दूरी या संसाधनों की कमी के कारण नियमित विद्यालय नहीं जा सके हैं। मतलब जिन्होंने किसी भी अभाव के कारण विद्यालयी शिक्षा नहीं लिया है और वो चाहते हैं पढ़ना, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। तो शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा समाज में कैसे चलना है यह बताता है और समाज के लिए ही शिक्षा बनी है। तो शिक्षा समाज का विकास, जागरूकता, संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।